स्कूलों की छुट्टी होने के बाद दो सगी बहनों और उनकी एक सहेली ने प्लान किया कि हम लोग पहाड़ों पर घूम के आएंगे। नदियों के किनारे जाएंगे, वहां बैठेंगे, बातचीत करेंगे। घर वालों की परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद वो घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन लौट कर वापस नहीं आते। तब परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटियों को तलाश करने के लिए इधर से उधर जा रहे थे। इसी बीच में एक वन का अधिकारी होता है। वो कहता है कि साहब, मैंने अंतिम बार उनको देखा था, इस रूप में देखा था, ऐसे देखा था। अब वो पूरी बात इससे पहले की बता पाता। इसी बीच में दो पुलिस वाले आते हैं और जैसे पुलिस वाले आते हैं वो उस वन के अधिकारी से कहते हैं कि आपको इंस्पेक्टर साहब के सामने जाकर ये पूरी बात बतानी है। इंस्पेक्टर साहब के सामने जब बात बताने वाली बात आती है, वो कहता है कि मुझे क्या दिक्कत है, मैं इंस्पेक्टर के सामने जाके बता दूंगा। इसी बीच में उसको काफ़ी देर तक थाने में यूं ही बैठा के रखा जाता है। इसी बीच में इंस्पेक्टर साहब भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे सामने नहीं, बल्कि उच्च अधिकारियों के सामने ये बात बतानी है। अब जैसे ही उच्च अधिकारी आते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, अंधेरा सा होने वाला था। डीएसपी साहब आते हैं। वो कहते हैं कि आपने इन्हें यहाँ बिठा के रखा हुआ है, एक काम करो, इन्हें जाने दो, कल सुबह 10 बजे यहाँ बुलवाना। जैसा ये बताते हैं उसके बाद फिर जांच पड़ताल करना शुरू कर देंगे। अब अगले दिन का इंतजार किया जा रहा था। जो वन का अधिकारी था, दरअसल वो आता ही नहीं। अब उसके बारे में पता किया जाता है कि वो कहाँ है। तो ये जानकारी मिलती है कि उसका तो किसी ने कत्ल कर दिया है, यानी कि उसकी हत्या कर दी है, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार उसकी हत्या क्यों हुई और वो तीन लड़कियों का क्या हुआ था, ये हर कोई जानना चाहता था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम भी यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन तीन लड़कियों का हुआ क्या था। क्योंकि साल चाहे कितने भी गुजर जाएं, इन तीन लड़कियों की हमेशा उस देश में बातचीत होती रहती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क नेपाल की राजधानी काठमांडू की। बात कर रहा हूँ 18 जून साल 1981 की बात है। दो लड़कियां जो कि अमीर परिवार की लड़कियां थीं। एक का नाम नमिता भंडारी और दूसरे का नाम सुनीता भंडारी। नमिता छोटी बहन होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है, और बड़ी बहन सुनीता जिसकी उम्र 19 साल होती है। अमृत कैंपस में पढ़ने वाली, और क्योंकि इनके आए दिन लेख अखबारों में छपते रहते थे, ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। और होशियारी की वजह ये भी थी क्योंकि इंडिया के ये अच्छे स्कूल में लगभग 4 साल तक इन्होंने पढ़ाई की थी। एक दिन अपने परिवार वालों से कहते हैं कि हमें घूमने के लिए जाना है। परिवार के लोग इन्हें परमिशन दे देते हैं। स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी थीं और ये जून का महीना था, साल 1981 की बात है। इनकी एक सहेली जिसका नाम नीरा पारा जूली जो होती हैं, जो कि विंध्यावासिनी की निवासी होती हैं, ये दोनों बहनें उस सहेली के पास जाती हैं, नीरा पारा जूली के पास, और जाकर बातचीत करती हैं। और पूरी प्लानिंग के साथ सुबह के समय ये आराम से काठमांडू से एक बस पकड़ती हैं। इनको जाना था पोखरा। पोखरा नेपाल का एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो कि नेपाल में बहुत ज़्यादा मशहूर है। जो लोग वहाँ गए होंगे वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे। दरअसल ये तीनों लड़कियां वहां जाती हैं। जाने के बाद इधर उधर घूमती हैं, जो भी इनका घूमना फिरना था। उसके बाद फिर घर वापस आना था, लेकिन वो घर वापस नहीं आती हैं। तो परिवार वालों की चिंता बढ़ जाती है। ये वो दौर था, ना सोशल मीडिया थी, ना टेलीफोन था, और ऐसी कोई सूचना तंत्र नहीं था जिसके माध्यम से एकदम से पता चल सके। उन्हें शायद घर वालों को ऐसा एहसास हुआ कि कोई बस वापस नहीं मिल पाई होगी, परेशानी में रहे होंगी, इसलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे। घर वाले इंतजार कर रहे थे और इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। इसलिए जो लड़की के पिता होते हैं, जिनका नाम माधवराज भंडारी होता है, माधवराज भंडारी अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने के लिए, साथ ही नीरा पाराजूली के जो परिवार वाले होते हैं वो भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे, लगातार कोशिशें कर रहे थे। आखिरकार कोशिश करते करते जिस इलाके में वो पोखरा के गई थी, वो एक सेती नदी थी। सेती नदी के पास एक महेंद्र पुल है। महेंद्र पुल के किनारे पर एक सेना का शिविर था। दरअसल ये उस दौर की बात है जब वहाँ राजतंत्र हुआ करता था। इनके राजा का एक अधिकार था, राजा का ही जो हुक्म वहाँ पर चला करता था। भले ही चाहे पुलिस वाले हों या फिर और विभाग हों, लेकिन वो रहते राजा के अधीन ही थे। को काफ़ी कोशिश की जाती रही थी, और कोशिश करने के बाद आखिरकार इस लड़कियों के गायब होने के ठीक 5वें दिन एक लाश मिल जाती है। और उस लाश के बारे में अगर पता चलता है तो ये अर्धनग्न अवस्था में लाश होती है। उसकी जो पोशाक थी वो पंजाबी पोशाक थी, और उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसने गले में एक सोने का लॉकेट पहना हुआ था। उस लॉकेट को देखने के बाद माधवराज भंडारी ने कहा, ये मेरी बेटी है, छोटी वाली बेटी, जिसका नाम नमिता है, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है। जैसे ही परिवार के लोगों को ये बात पता चलती है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद यहाँ आसपास जो नदी थी या जंगल था, यहाँ रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। उस दौर में गांव वाले या फिर पुलिस वाले या फिर जो भी मदद हो सकती थी, हर तरह से कोशिश की जाने लगती है। अब जब लड़की के ढूंढ रहे थे, क्योंकि दो और लड़कियां थीं, एक नीरा थी, साथ ही नीरा के अलावा उनकी जो एक दोस्त थी जिसका नाम
सुनीता भंडारी था, वो भी गायब थी। अभी तक सिर्फ एक लड़की की लाश मिली है, बाकी दो लड़कियां कहाँ हैं इसको ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। इस लड़कियों के गायब होने के 9 दिन के बाद आखिरकार एक और लाश मिल जाती है। उस लाश के गले में काले रंग का शॉल पड़ा हुआ था, बाकी शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। जो उसके अंडर गारमेंट्स थे वहाँ पर जहाँ लाश थी वहीं पास में तय लगे हुए रखे हुए थे। आखिरकार अब परिवार वालों की और मुश्किल बढ़ जाती है। अब परिवार वालों ने भी, पुलिस वालों ने भी तमाम कोशिशें करने लगते हैं और यहाँ से एक सूचना फ्लैश कर दी जाती है कि जो भी इसके बारे में सूचना देगा, जो घटनाक्रम के बारे में बताएगा, उसको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि उस दौर में 5,000 रुपये की रकम का होना भी एक बड़ी बात होती थी। अमीर परिवार था, कैसे गायब हुई, क्यों गायब हुई, हर कोई ये जानना चाहता था। दोनों लाशें मिलने के बाद सगी बहनों की, आखिरकार परिवार वालों की भी हालत ख़राब हो जाती है। और जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँचती है, फैलती है लोगों के द्वारा, तो वहाँ वहाँ तक लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार उन दोनों बेटियों के साथ हुआ क्या है। राजा ने भी आदेश कर दिया था कि जो भी कोशिश हो सकती है उसमें कोशिश करेंगे, दिखवाएंगे, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच में जब इन लड़कियों के पिता लगातार अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, तब एक वन का अधिकारी होता है जिसका नाम चूड़ामणि होता है। चूड़ामणि जो होता है, दरअसल वो इनके पास पहुंचता है, सामने पहुंचता है। जैसे ही सामने पहुंचता है तो इसी बीच में, इससे पहले कि वो कुछ बात बता पाता, अपनी बात रख पाता, क्योंकि उसने इतना जरूर कहा था कि मैंने आपकी बेटियों को अंतिम बार देखा था, कुछ इस रूप में देखा था, मैं पूरी बात आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बात बता पाता, जो पुलिस वाले साथ में काम कर रहे थे, दो पुलिस वाले उस व्यक्ति को, जो वन का अधिकारी था जिसका नाम चूड़ामणि था, उसको अपने साथ लेके जाते, सीधे सीधे थाने पहुंच जाते हैं। और थाने ले जाने के बाद कहते हैं कि जब इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो इंस्पेक्टर साहब के सामने जो भी पूरा घटनाक्रम है वो पूरा का पूरा घटनाक्रम बताना है। अब इस व्यक्ति को, जो वन का अधिकारी है, ऑफिसर है, उसके बावजूद भी इसको हवालात में बिठा दिया जाता है। और हवालात में बिठाने के बाद ये कहा जाता है कि जब बड़े अधिकारी आएंगे तब पूरी बात बतानी है। लेकिन बड़ा अधिकारी आता ज़रूर है, रात थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए कहा जाता है, डीएसपी साहब कहते हैं अब रात ज़्यादा हो गई है, अब एक काम करो, सुबह आना और सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। वो अधिकारी अपने घर चला जाता है। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अपने घर से निकला और घर से निकलने के बाद उसने अपनी पत्नी ने जो खाना वाना बनाया था उस खाने को खाता है और वो जा रहा था। एक ऐसे रास्ते से निकल जाता है कि उस रास्ते से जाने के बाद वो फिर दिखाई नहीं देता। आखिरकार उसकी भी तलाश शुरू की जाती है। तो तलाश करने के बाद ये पता चलता है कि उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने अपनी जान दे दी है। वो अपनी जान क्यों देगा, उसके पीछे की क्या वजह है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे 1 रुपये का एक सिक्का होता है, उसके पेट पर इतना ही बड़ा एक गहरा निशान था जो बिल्कुल पूरा इस एक सिक्के के बराबर सुराग था। तो यही दावा किया जाता है कि उसकी किसी ने गोली मारी, गोली मारने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या क्यों की, किसने की, अब एक और मामला हो चुका। 3 लड़कियां पहले से गायब थी, जिसमें 2 की लाश मिल चुकी थी। तीसरी लड़की की लाश ढूंढी जा रही, तलाश की जा रही थी। तीसरी जो लाश थी नीरा पाराजूली की, दरअसल वो गुम होने के 15 दिन के बाद मिलती है। पहली लड़की की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ खास नहीं आता, उसके सिर्फ डूबने से मौत होने की वजह आती है। लेकिन दूसरी लड़की होती है सुनीता, उसकी मौत की वजह बताई जाती है कि उसकी बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और जो तीसरी लड़की होती है जिसका नाम नीरा पाराजूली होता है, उसकी भी बलात्कार के बाद हत्या की पुष्टि की जाती है। और तीनों लड़कियों की लाश ये नदी के किनारे पाई जाती है। और जो थोड़ा बहुत इस बारे में जानता था, दरअसल उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसको भी मार दिया गया है। जब इसने कुछ बताने की कोशिश की थी तो ऐसा दावा किया जाने लगता है, आसपास के लोगों में चर्चा शुरू हो जाती है कि एक कार थी जिसका नंबर था BA1132। इस कार में ये दावा किया जाता है कि उसमें 4 लोग सवार थे। जो राजतंत्र था, राजा के एक भाई थे जिनका नाम धीरेन्द्र शाह। उनके धीरेन्द्र शाह के इसमें, जो कि राजा के ये छोटे भाई थे। साथ ही इसमें उदय शमशेर, जो कि राजकुमार ज्ञानेंद्र के साले, जो उनकी ज्ञानेंद्र की पत्नी थी कोमल, ये उनके सगे भाई थे। साथ ही एक फिल्म के डायरेक्टर नीरज शाह भी वहाँ पर उसी कार में मौजूद थे। साथ ही एक और थे जो होटल के मालिक थे। साथ ही एक नेपाल के बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम विनोद स्पीकर श्रेष्ठ, ये भी इसमें शामिल थे। अब ये यहाँ इस जहाँ पर लाश मिली थी, उस लाश के उस इलाके में, उस नदी के आसपास ये कार से देखे गए थे। लेकिन ये कार से देखने वाली बात, जो पूरी जानकारी थी, वो चूड़ामणि ही बता सकता था, जो वन का अधिकारी था। लेकिन वन का अधिकारी तो मार दिया गया। आखिरकार कि उस दौर के किसी पत्रकार ने इस घटनाक्रम को जब लिखने की कोशिश की तो उसको धमकियां मिल जाया करती थी। साथ ही यदि किसी पुलिस वाले ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उसका पता चला कि कहीं दूर तबादला हो चुका था, क्योंकि यह मामला शाही परिवार से जुड़ चुका था, राजा के परिवार से जुड़ चुका था। एक तरफ राजा का सगा छोटा भाई है, एक तरफ राजा के एक भाई का सगा साला है, और 2 बड़ी हस्तियां थीं। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया,
तो ये ऐसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। ये घटना थी साल 1991-81 की, और लगभग 20 साल के बाद ये तारीख है 1 जून साल 2001 की। राजा वीरेंद्र के पुत्र होते हैं बड़े वाले, जिनका नाम दीपेंद्र होता है। दरअसल वो अपने माता पिता से एक बात कह रहे थे कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन परिवार के लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि अगर तुमने शादी की तो ये जो राजतंत्र है ना, ये जो राजशाही है, इससे तुम्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, अलग हटना पड़ेगा अगर ऐसा करोगे। तो इसलिए वो अपने परिवार से खफा थे, गुस्सा थे। एक दिन घर पर दावत हो रही थी और दावत के दौरान ही रात का समय था, 1 जून 2001 की बात है। दीपेंद्र ने अपने पिता, जो कि उस दौर के, उस वक्त के राजा थे वीरेंद्र, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। अपनी माँ की भी, यानी कि ऐश्वर्या की भी गोली मारकर हत्या कर दी। भाई निराजन की भी गोली मारकर हत्या कर दी। बहन श्रुति की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और चाचा धीरेन्द्र शाह की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल ये धीरेन्द्र शाह वही जो कि उस घटना में, जो कि 18 जून 1981 की बताई जाती है, उस घटनाक्रम में उनके शामिल होने का अंदेशा था, आरोप था। ऐसे चर्चाएं, ऐसे रोमर वगैरह लगातार फैलते चले जाते थे। उनकी भी हत्या हो चुकी थी। अब जैसे ही राजा की हत्या हो जाती है, राजा वीरेंद्र की, तो उनके जो भाई होते हैं ज्ञानेंद्र शाह, वो 4 जून साल 2001 को राजा बन जाते हैं। और राजा बनने के ठीक 10 दिन के बाद उन्होंने एक फैसला लिया, और फैसले में कुछ उन्होंने ये कहा कि ये सुनीता और नमिता हत्याकांड है, इस हत्याकांड पर अब कोई जांच नहीं होगी या कोई पड़ताल नहीं होगी, अब इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं करेगा। वैसे ही पत्रकारों पर, पुलिस वालों पर पहले ही दबाव था, लेकिन नए राजा ने शपथ लेते ही, नए राजा का राज्य अभिषेक होते ही उन्होंने जब ये फरमान जारी किया, तो जाहिर सी बात है फिर किसी की हिम्मत कहाँ पड़ सकती है कि इस बारे में कोई बात कर सके, क्योंकि उनके सगे साले का भी इसमें नाम उछाला जा रहा था, इनके सगे भाई का भी इसमें राजा के नाम उछाला जा रहा था। साल 2003 आता है, पुलिस ने अपने बिना किसी नतीजे पर पहुंचे इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी थी। और चार्जशीट दाखिल होने का मतलब था कि यह केस अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। कुछ साल और ये राजतंत्र चलता है। साल 2008 में यहाँ फिर लोकतंत्र का जमाना जाता है। जनता ही अपने जो प्रत्याशी होता है उसको चुनती है, चुनने के बाद सरकार बनाती है। फिर ऐसा दौर आ जाता है, राजा का तंत्र खत्म हो जाता है और जनता का तंत्र, यानी कि लोकतंत्र शुरू हो जाता है। और जैसे ही लोकतंत्र शुरू होता है, फिर लोग सड़कों पर उतरते हैं, मांग करते हैं। हालांकि पहले भी मांग होती रही थी, लेकिन उन मांगों का इतना असर नहीं था। लेकिन इस बार की जो मांग होती है साल 2008 के बाद, तो लोगों में एक उम्मीद जग जाती है कि नमिता और सुनीता की जो हत्या हुई थी, अब उसके घटनाक्रम का, उस हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। ये किसी बड़ी जांच एजेंसी को मामला दिया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था। क्योंकि पोस्टमार्टम में ये पता चला था कि उन दोनों बहनों के साथ, उनके सहेली के साथ, उनके बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। एक का गला दबाया जाता है, दूसरी जो सहेली मिलती है उसका भी गला दबाया जाता है। लेकिन पहली जो लाश मिलती है, उस पहली लाश के बारे में बताया जाता है कि पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। हालांकि डॉक्टरों ने ये दावा जो किया था, उसको कुछ पत्रकारों ने इसके खिलाफ लिखा था। उन्होंने कहा कि पहली वाली लड़की का भी बलात्कार किया गया था, जैसे 2 लड़कियों का बलात्कार हुआ था। आखिरकार समय समय पर मांग उठती रहती है, लेकिन मांग उठने के बाद भी कोई नतीजा हाथ नहीं आता है। 8 सितंबर 2025 को एक बार ये जैसे ही जैन जी सड़कों पर उतरते हैं, हंगामा, धरना, प्रदर्शन होता है। राष्ट्रपति भवन हो या फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर धरना प्रदर्शन होता है। कितने ही लोग मारे जाते हैं उसमें। उसके बाद सुशीला कार्की यहाँ की प्रधानमंत्री नामित कर दी जाती हैं, उनका नाम सामने आता है। तो एक बार फिर से यही नाम सामने आते हैं कि आखिरकार उन लड़कियों के मामले में फिर से जांच पड़ताल होगी और उनके बारे में आखिरकार उनकी हत्या किसने की, किसने नहीं की, ये जानकारी जुटाने की कि नमिता हत्याकांड और सुनीता हत्याकांड पर को किसने अंजाम दिया था। शायद एक बार फिर से ये बात उठने लगी है। अब ये सरकार, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ईमानदारी के लिए जानी जाती है, ईमानदार फैसले लेने के लिए जानी जाती है, तो लोगों की भी एक उम्मीद है, एक आस जगी है कि सुशीला कार्की इस वाले मामले में क्या कदम उठाती हैं। क्या 1981 के इस मामले की जांच पड़ताल होगी या नहीं होगी? क्या ये ऐसे ही लगातार चलता रहेगा? क्या ऐसे ही लगातार इस विषय पर बातचीत होती रहेंगी? कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं मोहम्मद जकी सैफ़ी। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आनंद राम टेके, अलीजा बाबू हैं जो बिहार की रहने वाली हैं, रणधीर कुमार, मोहम्मद तारिफ सैफ़ी हैं, आराध्या नंदनी हैं, अशोक कुमार गुज्जर जो कि अजमेर के रहने वाले हैं, कुणाल राजपूत जो कि कोलकाता से हैं, सौरभ कुमार हरदोई से, जोया गाजियाबाद से, फरजाना सिद्दीकी हैं, रोशनी तहसीन उमर मेरठ से, अनूप सिंह, राजा राम उपाध्याय, भारती ठाकुर, पुष्पा देवी, शमा परवीन,
प्रेमचंद सिंह, हीरा सिंह, मोहम्मद इसरार आलम, सुमित गुप्ता दिल्ली के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।